अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और बहुत अफसोसनाक इस हमले में उनकी अस्करी क़यादत और जौहरी क़यादत को निशाना बनाया गया। इसके साथ उनकी जौहरी तनसीबात को, अवाम को और जो उनकी सिविलियन आबादी है इसको भी निशाना बनाया गया और ये चीज़ बड़ी अफसोसनाक है। सऊदी अरब ने इसकी मज़म्मत की और इसको जो है आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया और इसके साथ शहज़ादा सुलेमान ने ये भी इस चीज़ का ऐलान किया कि जितने जो ज़ायरीन वहाँ पर मौजूद हैं, वो ज़ायरीन जो हज करने गए हुए थे, उनको तब तक वहीं मेहमान के तौर पर रखा जाएगा जब तक कि हालात बेहतर ना हो जाएं और तमाम चीज़ें एयर स्पेस वगैरह ओपन ना हो जाए, तब तक वो सऊदी अरब के मेहमान हैं ईरानी हुज्जाज, और उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाएगा। इसी तरीके से इसकी पाकिस्तान ने भी मज़म्मत की और अब चीन का भी जो है वो बयान सामने आ चुका है कि इस तरीके से एक मुल्क पूरे गैंगस्टर बन के या पूरा दादा बन के पूरे खत्े को कंट्रोल नहीं कर सकता और इस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर हमले नहीं कर सकता। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस तरीके से किसी भी मुल्क की अस्करी या सिविलियन की आदत को निशाना बनाया जाए और उनकी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया जाए। लेकिन फिर तो ईरान एक सरप्राइज़ के साथ ही सामने आया और जिस तरीके से ईरान ने फिर जवाबी जो है वो वार किया, तो लोग ये देखकर हैरान हो गए कि वो आयरन डूम, जिसके बारे में बहुत ये कहा जाता था कि वो एक इज़राइल के बनाया हुआ एक दिफाई सिस्टम है, आयरन डूम वहाँ पर हमें बिल्कुल नाकाम नज़र आया, जो कि इसराइल का दिफाई निज़ाम है, जो कि मिज़ाइलों को, रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर चीज़ों को आने से रोकता है। और बहुत से जो मिज़ाइल हैं वो तेल अवीव में जाकर जो है वो गिरे और वहाँ पर जो है काफ़ी शदीद भारी जानी और माली नुकसान हुआ। इसके बाद इसराइल ने आज फिर जो है वो तेहरान पर हमले किए और शहरी आबादियों को निशाना बनाया। तो ये एक बड़ी ऐसी सूरत हाल है जिस पर फ़ौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेकर ये जंग बंदी करवानी चाहिए, क्योंकि जंग किसी तौर पर भी मसाइल का हल नहीं है। और यहाँ पर हमने ये देखा है कि अमेरिका भी बहुत न्यूट्रल सा रोल प्ले कर रहा है और यहाँ तक कि सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैं सालिसी करवाने को तैयार हूँ, जैसे मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कराई थी, उसी तरीके से ईरान और इज़राइल के दरमियान भी सालसी करवाई जा सकती है। लेकिन गज़ा का मामला कहाँ खड़ा है? जिस तरीके से गज़ा में जो नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों की, जो बच्चों के साथ हो रहा है, जो औरतों के साथ हो रहा है, जो बुज़ुर्गों के साथ हो रहा है, जो जवानों के साथ हो रहा है, उनको आपने गज़ा को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया, जहाँ ना खाना है, ना इंटरनेट है, ना वहाँ पर कोई सहूलियात हैं, ना वहाँ कोई अद्वियात हैं, ना खाने पीने की जो है वहाँ पर किल्लत हो गई है। और फिर वहाँ पे किसी को जाने की भी इजाज़त नहीं है। अभी इतनी बड़ी स्वीडिश जो आलमी कारकुन हैं, उन्होंने वहाँ जाने की कोशिश की, ग्रेटा ने, तो उनको नहीं जो है वो जाने दिया गया। तो इस तरीके से एक मुल्क अपनी मनमानी करता रहे और बाकी मुल्कों के ऊपर जो है वो जारियत करता रहे, तो ये बहुत एक अफसोसनाक अमर है। ऐसी चीज़ों को रोका जाए जिससे किसी भी मुल्क की बैनुल अक़वामी खुद मुख्तारी, बैनुल अक़वामी सरहद, अमन व अमान जो है वो मुतासर होता हो। इस हवाले से जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास होना चाहिए और इस सूरत हाल को देखना चाहिए कि क्या आप पूरे मिडल ईस्ट को आग में धकेल रहे हैं और बाकी दुनिया खामोशी इख्तियार किए हुए है। एक तरफ यूक्रेन रूस के ऊपर हमला कर देता है, एक तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देता है, इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। क्या आप लोग आलमी तीसरी जंग छेड़ना चाहते हैं? क्या पहली दो जंगों से आलमी लीडरान या जो असले के व्यापारी हैं, जिनका बिजनेस जंग है, उनका दिल नहीं भरा, जो मज़ीद सबको एक जंग में जो है वो घसीटना चाहते हैं? दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये भी देखना है कि इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम का मौक़िफ़ बहुत सख्त और वाज़ेह है। वो तो अपने इस्लामी बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़े हुए हैं, उनकी हमदर्दी, मोहब्बतें, उनका तमाम जो मौक़िफ़ है वो अपने दोस्त मुल्क के साथ है। लेकिन क्या हम फाइनेंशियली तौर पर या जो हमारे इस वक्त हालात हैं सियासी तौर पर, क्या हम स्टैंड करते हैं इस जगह पे कि हम ओपनली किसी के साथ किसी जंग का हिस्सा बन जाएं? तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम इखलाकी तौर पे हमदर्दी कर सकते हैं, हम उनके लिए आवाज़ भी बुलंद कर सकते हैं, लेकिन एज़ पर आर इकनॉमिक कंडीशन हम किसी भी जंग में नहीं जा सकते। और जहाँ ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे दिल उसके साथ धड़कते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका हमारा बहुत चीज़ों में इत्तेहादी भी है और वो हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि फ़लाही प्रोजेक्ट्स आवाम के लिए, उनको फ़ंड भी करता है।
تو یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے، اور آف کورس اس کا اگر لانگ رن میں اگر یہ چیز ڈریگ ہوئی یا اگر خدا نہ خواستہ یہ خطہ جنگ کی طرف گیا، تو آبویسلی اس کا اثر فائنینشلی طور پر، اکنامکلی طور پر پاکستان کے اوپر بھی آئے گا۔ اس وقت ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے، وہ ہے مذہبی زائرین کی سیکیورٹی۔ ہمارے ملک سے بہت سے عقیدت مند جو ہیں وہ اپنے مقدسہ مقامات کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ مسلمان، میری بھی بہت خواہش ہے کہ جتنے ایسے ہمارے مقدس مقامات ہیں، چاہے وہ ایران میں ہوں، وہ عراق میں ہوں، میں ان کو دیکھ سکوں۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ مذہبی زائرین کی سیکیورٹی۔ ہمارے اپنے ملک سے بہت سے زائرین جو ہیں وہ ایران جاتے ہیں اور پھر آگے عراق جاتے ہیں۔ میری اپنی بہت خواہش ہے کہ میں حضرت امام حسین کے جو ہے وہ روزے پر جا سکوں، حضرت زینب کا جو ہے وہ قبر مبارک دیکھ سکوں، بلکہ میری تو یہ بھی خواہش ہے کہ میں کسی طرح بیت المقدس دیکھ سکوں، قبلہ اول دیکھ سکوں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ان سے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اور ہم فلسطین جا نہیں سکتے، اسرائیل بھی نہیں جا سکتے، نہ جانے کی وہاں خواہش ہے۔ لیکن جو ہمارے مقدسہ مقامات ہیں ان کو دیکھنے کی تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ اب اس وقت بہت سے زائرین جو ہیں وہ انہی روٹس کے ذریعے سے ہماری جو مقدس سائٹس ہیں ان کی طرف جا رہے ہوں گے اپنی اسپرچول جرنی کے لیے، اپنی زیارت کے لیے۔ تو ان کی سیکیورٹی بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو جتنے مقدس مقامات ہیں، ایک تو یہ سیف رہیں اور زائرین سیف رہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمیں امداد بھی بھیجنی چاہیے جتنا ہمارے ملک کے فائنینشیل حالات افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں تہران کے لیے ضرور، وہاں کے عوام کے لیے جو ہے ہمیں پانی، خوراک اور اس کے ساتھ ادویات جو ہیں وہ بھیجنی چاہیے، اور فوری طور پر اس صورتحال کو کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے۔